तो पिछले सेशन में जो हमने किया था अपना बेसिक वाटर्स को लेके किया था कि जिसमें जो जो हमारा रिक्वायरमेंट है उन सब चीजों को समझने के लिए अब जो हम कर रहे हैं, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हम अपना करेंगे। बेसिकली आप श्रिम्प कर रहे हैं फ्रेश वाटर में, तो फ्रेश वाटर की और भी स्पेशीज हैं और श्रिम्प में क्या क्या आता है, लोगों को झींगा, प्रॉन, श्रिम्प, प्रॉन बहुत सारे कंफ्यूजन है उन सब चीजों को लेके, तो उसको भी आज सेशन के माध्यम से समझेंगे। इसके नेक्स्ट जो सेशन में करेंगे वो हम अपना स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो बहुत सारी सीरीज हमने उसमें ऑलरेडी शुरू की हुई है आपकी, जैसे नेचुरल और अर्दन पॉन्ड में जो हमारा है टॉपिक फिश फार्मिंग इन बायोफ्लॉक टैंक, और श्रिम्प और प्रॉन फार्मिंग इन अर्दन पॉन्ड और बायोफ्लॉक कल्चर, तो इसी को हम कंसीडर करते हैं। तो बेसिकली बायोफ्लॉक है क्या आपका? बायोफ्लॉक जनरली कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेशल टेक्नोलॉजी है। बेसिकली जो आप वाटर यूज कर रहे हैं तो उसमें आपका अमोनिया, आपका नाइट्राइट, आपका नाइट्रेट टाइम टू टाइम बनता ही रहता है। तो उस सारी चीजों को, पानी की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए आपका बायोफ्लॉक है, ठीक है। अगर आप पॉन्ड में अपना कल्चर कर रहे हैं तो वहां पे आपका नाइट्रिफिकेशन साइकिल रन करता है। यहाँ पे जो करता है वो काम आपका हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया करता है। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया का क्या काम है कि वो जो आपका नाइट्रोजन है और आपका कार्बन सोर्स है उसको कंज्यूम करके बिना किसी नाइट्राइट और नाइट्रेट के कन्वर्जन के वो उसको सिंगल सेल प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। तो सिर्फ वाटर क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए आप अपना बायोफ्लॉक यूज करते हैं। उससे आपका क्या होता है कि जो आप अपना रेस टेक्नोलॉजी में यूज कर रहे हैं कि बायो फिल्टर लगा रहे हैं, मैकेनिकल फिल्टर लगा रहे हैं, वो सब कॉस्टिंग आपकी ऑलमोस्ट यहाँ पे बच जाता है। अगर आप एक ठीक ठाक सा कमर्शियल सेटअप लगाएंगे तो कम से कम उन फिल्ट्रेशन पार्ट पे आपका 10 से 15 लाख का खर्च होता है, जो विद द हेल्प ऑफ बायोफ्लॉक आप उसको सेव कर सकते हैं। पानी की क्वालिटी मेंटेन करके रखिएगा, उसमें नेचुरल जो फूड है वो बना के रखिएगा कि जब आपका छोटा बच्चा, छोटा सीड जो आएगा उसके लिए नेचुरल फीड वहां पर रहेगा और वही बैक्टीरिया आपकी पानी की क्वालिटी को भी मेंटेन करेगा। तो बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि प्रॉन फार्मिंग कर रहे हैं या हम श्रिम्प फार्मिंग कर रहे हैं। तो जो आपका प्रॉन है, प्रॉन बेसिकली आपका फ्रेश वाटर का स्पेशीज है और वो आपके जनरली श्रिम्प से, झींगा से उसका साइज बड़ा होता है। इंडिया में भी आपके मिल रहे हैं आजकल, प्रॉन सीड भी मिलता है, श्रिम्प सीड भी मिलता है, पर जनरली लोग श्रिम्प की ही तरफ जाते हैं और उसको भी अपना जीरो सैलिनिटी वाटर में करते हैं और वो है पॉसिबल, पर उसका सर्वाइवल, उसका ग्रोथ इफेक्ट होता है ताजे पानी से, जबकि प्रॉन उसी वाटर के लिए बना हुआ है, उसका कल्चर पॉसिबल है। श्रिम्प जिसको आप कर रहे हैं ब्रैकिश वाटर का, सलाइन वाटर का प्लेयर है, पर 0 से 45 पीपीटी सैलिनिटी वाटर में होता है, तो फ्रेश वाटर में भी कल्चर फार्मर उसका करता है। कुछ रेंज है आपकी, जैसे टेम्परेचर है आपका कि 28 डिग्री सेंटीग्रेड का एक आइडियल रेंज है आपका कि इतना होना चाहिए, पर 22 से लेके 32 तक भी एक सफिशिएंट रेंज है। बहुत ज्यादा वेरिएशन उसमें नहीं होने चाहिए। सैलिनिटी जो है आपका 0 से 45 हैचरी की तरफ से जितनी भी गाइडलाइन है सबकी तरफ से है, पर 7, 8, 9, 10 ग्राम पर लीटर के ऊपर सारी सैलिनिटी में वो अच्छे से परफॉर्म करता है। टॉलरेंस जो है उसका 4 से 35 ग्राम पर लीटर, और हायर सैलिनिटी जो होगा उसका क्या इंपॉर्टेंस मिलेगा कि आपका सर्वाइवल बहुत अच्छा होगा, पर ग्रोथ पे इफेक्ट आएगा। ऑक्सीजन जो है अगर आप बायोफ्लॉक कर रहे हैं तो आपका 6.5 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा आपका
होना चाहिए, क्योंकि आपका हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी मेंटेन करेगा और आपका जो एक्वाटिक एनिमल्स है उसको भी सरवाइव करना है। एल्कलिनिटी जो है आपकी 160 मिलीग्राम पर लीटर इतना होना चाहिए। 30 टू 40 मिलीग्राम पर लीटर से कभी भी नीचे नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज पीएच पे इसका फर्क आपका आएगा। पीएच जो है आपका 7.5 से 8.5 आइडियल है। 7.5 से 8.2 रहेगा तो एकदम परफेक्ट वैल्यू है। अनआयनाइज्ड अमोनिया जिसको हम NH3 बोलते हैं, उसका वैल्यू 0.03 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। ये सारी वैल्यूज आपकी पीएच, आपकी एल्कलिनिटी, आपकी सैलिनिटी और टेम्परेचर पे मेंटेन करेगा। अगर आप अपने पानी में अपने पीएच को सही रखते हैं, अपनी एल्कलिनिटी को सही रखते हैं, अपनी सैलिनिटी को सही रखते हैं, अपने टेम्परेचर को सही रखते हैं, तो अमोनिया के इश्यूज नहीं आएंगे। अदरवाइज बायोफ्लॉक में अमोनिया के इश्यूज बहुत आते हैं और फिर फार्मर करने के बाद बोलता है कि बायोफ्लॉक नहीं है सक्सेस। वो इसीलिए सक्सेस नहीं है क्योंकि उसके पीछे इतनी सारी साइंस, इतना सारा केमिस्ट्री है कि वो सब चीजें फार्मर को समझना चाहिए। नाइट्राइट जो है ये किलिंग है। अगर हम इसमें बायोफ्लॉक में बात करें तो यहाँ पे आपको ये 0 ही मिलेगा, पर अगर आप एक नॉर्मल कल्चर में भी जाएं तो 5 से 25 मिलीग्राम पर लीटर तक की वैल्यूज आपकी एक्सेप्टेबल है कि कोई इफेक्ट नहीं आएगा, पर लेस देन होना चाहिए। और अपना बायोफ्लॉक का एडवांटेज क्या है कि कभी आपको यहाँ पे नाइट्राइट और नाइट्रेट नहीं मिलेगा। शुरू के 3 से 4 हफ्ते ये जरूर रहेगा, उसके बाद इनकी वैल्यू 0 हो जाएंगी। फिर है आपका टोटल सस्पेंडेड सॉलिड। ये क्या दिखाता है कि जो आपकी पानी की हार्डनेस है, जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो फीड डाल रहे हैं, जो मोलासिस डाल रहे हैं, जो खाना डाल रहे हैं, उसकी वजह से पानी की थिकनेस बढ़ने लगता है। तो वो 400 से 500 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अदरवाइज जो भी आपका एक्वाटिक एनिमल्स है उसके गिल वगैरह में वो चोक होने लगेगा, फंसने लगेगा, इरिटेट होगा और वो मोर्टेलिटी होने लगेगा। उसके बाद सस्पेंडेड सॉलिड जिसे आप फ्लॉक बोलते हैं, श्रिम्प के केस में 10 से 14 या 15 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। उससे ज्यादा रखेंगे आपको एरिएशन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, वाटर क्वालिटी को ज्यादा मेंटेन करना पड़ेगा, मोलासिस आपका ज्यादा लगेगा। तो कभी भी आपका फोकस फ्लॉक बनाने पे नहीं होना चाहिए, वाटर की क्वालिटी को मेंटेन करने पे होना चाहिए। तो जब भी आप वाटर प्रिपरेशन पे जाएं, शुरू का 3 से 4 हफ्ते का टाइम अपने वाटर प्रिपरेशन को दें। चाहे आप बायोफ्लॉक में कर रहे हो, चाहे आप रेस में कर रहे हो, इतना टाइम आपका वाटर आइडल होने में लेता है। अदरवाइज आप स्टॉक वहां पे कर देंगे, अमोनिया वमोनिया सब इतना बढ़ेगा, एट द एंड वो लॉस फार्मर को होगा। उसमें कोई कंसल्टेंट नहीं आएगा, कोई हैचरी वाला नहीं आएगा, कोई फीड कंपनी वाला नहीं आएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वो फार्मर्स को होती है। इसलिए वो हम ओपन प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हैं कि जब भी आप अपनी वाटर प्रिपरेशन पे जाएं, उस पूरी प्रोसेस को आप वहीं पर समझ जाएं कि अमोनिया को कैसे कंट्रोल करना है, नाइट्रिफिकेशन साइकिल आपका कैसे काम कर रहा है, हिट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया बन रहा है, फ्लॉक काम कर रहा है, एरिएशन चल रहा है, आपका पूरा सेटअप ऑप्टिमम है या नहीं है बिफोर स्टॉकिंग द सीड। ठीक है, मेरा आवाज तो आ रहा है ना आपको? आ रहा है, सुन रहा है। ठीक ठीक है, है। समझ गया। अब जो है आपका नेक्स्ट की झींगा की स्टॉकिंग और फीडिंग क्या होना चाहिए। तो बायोफ्लॉक सिस्टम में जब भी आप पोस्ट लार्वा, जिसे आप पीएल बोलते हैं, पर क्यूबिक मीटर में आप मिनिमम जो है 200 से 250, मीडियम रेंज जो है वो 500 से 550 और हाई डेंसिटी में 800 से 850 पीएल तक डाल सकते हैं। पर जब भी फार्मर फर्स्ट टाइम कर रहा है, चाहे वो हमारे सपोर्ट के साथ कर रहा हो, चाहे अपने आप से कर रहा हो, तो कभी भी 200-250 पीएल के ऊपर ना जाए अपने पहले कल्चर में। क्योंकि 3 से 4 महीने का कल्चर है, आप उसको टाइम से दीजिए, समझिए, और उसके बाद नेक्स्ट कल्चर में आप मीडियम स्टॉकिंग पे जा सकते हैं, उसके बाद हायर स्टॉकिंग पे जा सकते हैं। क्योंकि
पानी की केमिस्ट्री को जब तक आप एक कल्चर नहीं निकालेंगे आप नहीं समझ पाएंगे। चाहे हम कितने भी ट्रेनिंग सेशन चला दें, आप कितने भी वीडियोस देख लें, पर असली लर्निंग तभी होती है जब आप अपना कल्चर शुरू कर चुके होते हैं। तो इन सब चीजों को समझ के जो मैं आपके लिए भी सजेस्ट करूंगा वो 200 से 250 पीएल पर क्यूबिक मीटर में ही सजेस्ट करूंगा। 1000 लीटर में अपना कम से कम 200 से 250 पीस ही आप डालिए पहले कल्चर में। जो फीड कन्वर्जन है उस पे बहुत सारे हैं आपके कि 1.2 तक जाता है, कि अगर आप उसको 1200 ग्राम खिलाएंगे तो 1 किलो में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। पर अगर आप बायोफ्लॉक में कर रहे हैं तो 1 केजी फीड पे ही वो आपका 1 केजी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जो आपका 25% फीड है वो उसको फ्लॉक से मिलेगा, क्योंकि झींगा आपका एक राइट कैंडिडेट है बायोफ्लॉक को कंज्यूम करने के लिए। तो आप ये भी एक नोट कर लीजिए कि 200 से 250 पीएल ही आपको पहले कल्चर में डालने हैं। जैसे ही आपका कल्चर सक्सेसफुल होगा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, ना आपको हमारी जरूरत होगी ना हमारे वीडियोस की जरूरत होगी, आप खुद से ही वो कल्चर कर पाएंगे। ठीक है ठीक है। 1 kg फीड से 1 kg आएगा वही क्या ना? 1 केजी फीड से 1 केजी में कन्वर्ट हो जाएगा इन बायोफ्लॉक। पॉन्ड में कर रहे हैं तो 1.2 1.5 1.8 तक जाता है। ठीक है। तो एक ये छोटा सा आपका है स्टॉकिंग रेट, अगर आप देखें कि कितना कर सकते हैं, 250 से 500 कर सकते हैं आप अपना क्यूबिक मीटर में। स्टॉकिंग साइज जो होगा आपका पोस्ट लार्वा का वो 11 प्लस होगा, उससे छोटा भी है तो कोई ऐसा सच इश्यू नहीं है। फीडिंग रेट जो आपका जाएगा 3 से 6% तक का जाएगा। फीड कन्वर्जन जो है 1.2 1.8 का है, पर प्रैक्टिकली आपको 1.2 में मिल जाएगा। ग्रोथ रेट जो है आपका 1.3 ग्राम से 2 ग्राम पर वीक आएगा, अगर आपके सारे वाटर पैरामीटर जो हमने पहले वीडियो में डिस्कस किए हैं अगर आप उनको मेंटेन करके रखते हैं। रेयरिंग पीरियड जो रहेगा वो आपका 90 टू 120 डेज, मतलब 3 से 4 महीने के कल्चर में जो आपका फाइनल वेट आएगा वो 20 से 25 ग्राम तक का पहुंच जाएगा। और जो आपका सर्वाइवल आपको मिलेगा वो आपका 85 टू 95% मिलेगा, अगर आप अपना कल्चर पूरा ठीक से मेंटेन रखते हैं इन टर्म ऑफ वाटर पैरामीटर। प्रोडक्शन जो आपको मिलेगा 5 से 9 केजी पर मीट्रिक क्यूब का मिलेगा। 1000 लीटर में 5 से 9 किलो आप बायोफ्लॉक में इजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट कल्चर प्रैक्टिस में आप उसको 12 किलो 15 किलो 17 किलो मैक्स आप 30 से 35 किलो तक ले जा सकते हैं। पर पहले कल्चर में आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप उतनी हायर स्टॉकिंग पे जाओ, क्योंकि जैसे ही आप हायर स्टॉकिंग करते हैं उतनी ही प्रॉब्लम्स आप अपने लिए बढ़ा लेते हैं। तो अभी आप वाटर केमिस्ट्री को समझो, 3 से 4 महीने आप अपने कल्चर को टाइम दो और उसके बाद आप अपना कल्चर एक्सपेंड कर सकते हैं। कुछ डाउट आपको? ठीक है समझ गया समझ गया। एक ही डाउट है वो स्टोकिंग साइज बोला ना आपने, हम्म 1 ग्राम इंडिविजुअल, वो और एक बार बोल सकते हैं तो जो पीएल है आपका बेसिकली वो डेज को डिपेंड कर रहा है आपका। तो जनरली जब भी आप हैचरी से लेंगे तो 8 डेज का मिलेगा, 9 डेज का मिलेगा, 11 डेज का मिलेगा। तो वो आपका ग्राम से भी बहुत छोटा पार्ट होता है, मिलीग्राम में होता है बेसिकली वो आपका। तो जब भी आप कोशिश करें कि 11 प्लस या 12 प्लस डेज का वो आपका पीएल हो, क्योंकि आप कोस्टल लाइन के पास बैठे हुए हैं तो आप इजिली ले लेंगे। हम नॉर्दर्न लाइन में बैठे हुए तो हमारे ट्रेवल उसको करना होता है, इसलिए वो हमें छोटा साइज उसमें देते हैं। तो कम से कम 11 प्लस या 12 प्लस का आप करें तो आपके डेज और थोड़े कम हो जाएंगे, सर्वाइवल और आपका बढ़ जाएगा। तो झींगा जो है आपका आकार जो उसका पीएल है उसे हम पोस्ट लार्वा बोलते हैं।
आप उसको मल्टीपल स्टॉकिंग ना करें कभी भी। जब आप अपनी स्टॉकिंग कर रहे हैं तो एक ही साथ में जितना आपको करना, चाहे 200 के हिसाब से, 300 के हिसाब से, 500 के हिसाब से, एक ही बार में आप उसको करें। ठीक है। उसके बाद क्या है कि जब भी आप उसको चेकिंग करेंगे तो आप फीडिंग ट्रे के थ्रू करेंगे। आगे के वीडियोस में मैं वो आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आप उसको करेंगे। ठीक है। जो उसका ग्रोथ है वो 1.3 ग्राम से 2 ग्राम तक का पर वीक का है। इस हिसाब से आपका एक महीने में 8 ग्राम तक का आपका वो हो जाएगा, और इस हिसाब से वो आपका 3 से 4 महीने में 20 से 25 ग्राम पे पहुंच जाएगा, और यही आपका हार्वेस्ट साइज है। जो उसका फीड लगेगा वो आपको 35% प्रोटीन के साथ लगेगा। 0.2, 0.5, 0.8, 1.2, 1.8 मिलीमीटर तक उसका साइज जाएगा। वो भी मैं आपको आगे के वीडियोस में डिटेल में बताऊंगा। तो जब भी आप लेंगे उसको, तो पीएल आपका हमेशा बहुत छोटे साइज में होते हैं, तो हमेशा आप उसको नर्सरी में छोटे टैंक में उनकी स्टॉकिंग करते हैं। और जो फीड चार्ट है उसको भी रेफर कर सकते हैं, पर फीड चार्ट से अच्छा है कि आप उसमें फीडिंग ट्रे 7वें दिन, 9वें दिन, 10वें दिन से इंट्रोड्यूस करा दीजिए, कि जिससे आप वहां पे चेक कर पाए। श्रम्प का क्या है कि वो उसकी जो गट है, जो आंत है, वो बहुत छोटा होता है, तो उसको मल्टीपल टाइम्स खाना देना है हमें। अदरवाइज क्या होगा कि कैनिबलिज्म होगा। तो जहां आपने 1000 पीस, 2000 पीस, 3000 पीस डाला था, बाद में आपको सिर्फ 800 पीस, 900 पीस या 1000 पीस ही मिलेंगे आपको। तो मल्टीपल्स आपको फीडिंग खिलानी है। फ्लॉक का काम क्या है कि नेचुरल फीड उसके पास हमेशा रहेगा, तो उस हिसाब से नेचुरल फीडिंग रहेगी। 3 से 4 घंटे में आपको छोटे छोटे फीडिंग उसको देने कि 24 घंटे में 3 से 4 बार आप उसको फीडिंग देंगे। अब बेसिकली बायोफ्लॉक है क्या आपका? बायोफ्लॉक जो है वो आपका बेसिकली हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया से बना हुआ है। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया का क्या काम है कि जो भी आपका नाइट्रोजन, अमोनिया और नाइट्राइट आपका बन रहा है उसको कम करने का है। उसको कैसे कम करेगा? नॉर्मल पॉन्ड में आपका जब भी अमोनिया बनता है उसको पहले वो नाइट्राइट में, फिर नाइट्रेट में, इस प्रोसेस को होने में काफी लंबा टाइम लगता है। हेट्रोट्रॉफिक क्या काम करता है कि जैसे ही आपका अमोनिया बना, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो की मदद से वो सीधे उसको सिंगल सेल प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। सिंगल सेल प्रोटीन का मतलब क्या है कि वो इजीली डाइजेस्टेबल है, कोई उसको मेहनत नहीं करनी, जस्ट वो उसको कंज्यूम करेगा और डाइजेस्ट कर लेगा। पर हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए टाइम टू टाइम आपको कार्बन सोर्स देना है और टाइम टू टाइम एरिएशन देना है। वो भी बताएंगे कि कैसे उन सबको मैनेज करना है। जो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो रहेगा वो आपका 10:1। अगर 1 मिलीग्राम आपका नाइट्रोजन है तो 10% जो रहेगा वो आपका कार्बन सोर्स रहेगा। अगर 1% आपका नाइट्रोजन है तो 15% आपका कार्बन सोर्स रहेगा। उसमें आप शुगर, मोलासिस कुछ भी यूज कर सकते हैं। चीनी है, स्टार्च है, उसी के हिसाब से आपका रहेगा। गुड़, चीनी, सुक्रोज, डेक्सट्रोज, कुछ भी कंपोनेंट आप अपना यूज कर सकते हैं। जो आपके पास इजीली अवेलेबल है वो है आपका जागरी, जिसे आप गुड़ बोलते हैं, मोलासिस जिसे आप शीरा बोलते हैं, शुगर जिसे आप चीनी बोलते हैं। इनमें से तीनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, ठीक है। सबसे अभी जो ज्यादा, हाँ बोलिए। अभी इधर लिख रहा है वो हिंदी में लिख रहा है, अंग्रेजी में लिखने वाला है क्या स्क्रीन में? हाँ, अंग्रेजी वाला भी है मेरे पास, अंग्रेजी वाला भी मैं आपको दे दूंगा। वाली दे दे को तो वो पढ़ाई करने के लिए थोड़ा मुश्किल है। कोई बात नहीं, मैं इंग्लिश वाला भी दे दूंगा, क्योंकि मेरी ऑडियंस इंग्लिश वाली भी है, हिंदी वाली भी है, तो प्रेजेंटेशन दोनों है मेरे पास।
ठीक है ना, वो मैं आपको दे दूंगा, कोई उसमें एज सच इश्यू नहीं है। तो आपने अभी आईमॉफ कौन लिया है अपना, नहीं परचेज किया है या कर लिया है? दूसरा कुछ भी खरीद किया नहीं, मैं सिर्फ टैंक किया है और एयरेशन भी शुरू करने के लिए मोटर सब। तो आईमॉफ कौन का क्या काम है कि जो आपका तिकोना सा रहता है, ट्रायंगल टाइप का, कांच का बना हुआ, ग्लास का बना हुआ, उसको हम आईमॉफ कौन बोलते हैं। उसकी मदद से हम क्या करते हैं कि जितना भी हमारा फ्लॉक पानी में बन रहा है उसको हम मेजर करते हैं। मेजर करने के लिए क्या है कि हम अपने टैंक का पानी लिया, 4 इंची 6 इंची नीचे से उस कोन में भर लिया। वो कोन नहीं है तो आप कोई भी 1 लीटर की बॉटल से भी वो बना सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आपके पास आईमॉफ कौन ही होना चाहिए। तो जब आप उसमें अपना टैंक का पानी भर लेंगे, उसको कहीं एक प्लेन सरफेस पे रख देंगे 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट तक के लिए। तो जितना भी उसमें वो फ्लॉक है वो धीरे 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 आपका ढक्कन की तरफ सेटल हो जाएगा। ढक्कन की तरफ जैसे ही वो सेटल हो जाएगा तो वो आपका रियल फ्लॉक काउंट होगा। तो वो सिर्फ आपका 10 से 15 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए, उससे ज्यादा की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, ज्यादा नहीं चाहिए, 15 तक। 15 तक मैक्स है, क्योंकि फिर जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा आपका स्लज नीचे बनने लगेगा। हाँ, और जितना ज्यादा बनेगा आपका फ्लॉक, उतना ही ज्यादा आपको ऑक्सीजन की जरूरत होगी, उतना ही ज्यादा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी वहां से रिलीज होता रहेगा। तो फ्लॉक को हमें कंट्रोल करके रखना है जिससे वो एक्सेस स्लज में ना बदले। हमारा एरिएशन प्रॉपर होना चाहिए जिससे वहां पे हमारा फ्लॉक की क्वांटिटी वगैरह वो सब कुछ प्रॉपर बनती रहे। और जो हमारा टोटल सस्पेंडेड सॉलिड है TSS, वो हमारा 500 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे वाटर की थिकनेस बढ़ जाएगा। थिकनेस बढ़ने से हमारे झींगा को प्रॉब्लम आएगा जो कि वो फ्रेश वाटर में रह रहा है। तो उसे नीचे नीचे ही रखना चाहिए। उसको कैसे रखना है वो भी मैं आगे के वीडियोस में आपका कवर करूंगा। एल्कलिनिटी जो है आपकी, उसको 150 मिलीग्राम पर लीटर से इक्वल बना के रखना है। कभी भी 30 या 40 मिलीग्राम पर लीटर से नीचे नहीं जाने देना है। ठीक है, अल्कलिनिटी। हाँ, पीएच जो हमें बना के रखना है वो 7.2 7.5 8 8.2 तक रखना है। बहुत ज्यादा वेरिएशन उसमें नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए, इसके अंदर ही मिलना चाहिए खटाई। हाँ, ये मैं इंग्लिश वर्जन आपको इसका दे दूंगा। एक जो मुझे आपको बताना था वो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, टोटल अमोनिया नाइट्रोजन। सारी कहानी एक्वाकल्चर की इसी पे टिकी हुई है। सबसे ज्यादा फार्मर को जो प्रॉब्लम आता है अमोनिया का आता है। एन नंबर ऑफ कंपनीज बनी हुए हैं, टॉक्सिक गैस रिड्यूसर, हजारों कंपोनेंट निकले हुए हैं, पर अमोनिया खुद अपने आप को मैनेज करता है। नेचुरल उसके लिए प्रोसेस है जिसे आप नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। जैसे ही आप बायोफ्लॉक की बात करते हैं तो वहां पे नाइट्रिफिकेशन साइकिल नहीं काम करता है। शुरू के 3 से 4 हफ्ते नाइट्रिफिकेशन काम करेगा, फिर जैसे 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 आपका फ्लॉक मेंटेन होता जाएगा ये आपके एनवायरनमेंट से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, टोटल अमोनिया नाइट्रोजन इन वाटर अमोनिया, जिसे हम NH3 से डिनोट करते हैं, एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद डिसॉल्व अमोनिया माइंस, जिसे NH4 से बोलते हैं। तो जो हमारे एक्वाटिक एनिमल्स के लिए हार्मफुल है वो NH3 है, ना कि NH4। जब हम 10 बोलते हैं जो हमारा टोटल अमोनिया नाइट्रोजन है,
तो उसमें आपका अमोनिया भी होता है जो NH3 है और अमोनियम भी होता है। तो कभी भी टैन की वैल्यू को देख के आप घबराएं ना, उसमें डिफरेंशिएट करें कि उसमें अमोनिया कितना है और अमोनियम कितना है। टैन की वैल्यू जो डिपेंड करेगी वो आपकी पीएच और टेम्परेचर पे करेगी। अगर आपका पीएच और टेम्परेचर आइडल रेंज में है तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। टैन कंस्ट्रक्शन जो है आपका कंसंट्रेशन वो 0.5 मिलीग्राम पर लीटर तक हो सकता है, उससे लेस होगा तो ज्यादा अच्छा है। तो ये आगे के वीडियोस में मैं बताऊंगा इनका मेजरमेंट वगैरह। किट्स वगैरह आपने अभी ऑर्डर किया है या नहीं किया है? ये नहीं किया, कुछ भी जो अभी ऑर्डर किया नहीं है। चलिए वो मैं लिस्ट आपको दे दूंगा, आप अमेजोन वगैरह जो भी आपका नियर बाई मार्केट है वहां से उसको देख के ऑर्डर कर लीजिए, ठीक है। अब जो हमारा है, हमें हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया पे काम करना है और कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे हमें हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया देता हो। हम बेसिलस ग्रुप के बैक्टीरिया अपने एनवायरनमेंट में डेवलप करेंगे, वही अपने साथ हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया लेके आएगा। द हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया assimilate 10 टोटल अमोनिया नाइट्रोजन इनटू माइक्रोबियल प्रोटीन। इसलिए कोई भी फीड कंपनी बायोफ्लॉक को प्रमोट नहीं करती, क्योंकि 20 से 25% का फीड गिर जाता है, क्योंकि वो कंज्यूम करने लगेगा आपका फ्लॉक को, क्योंकि वो आपका 40, 45, 55% तक का उसमें प्रोटीन है। दिस प्रोसेस शुड हैव बोथ नाइट्रोजन एंड कार्बन सोर्स, उसमें दोनों होते हैं आपके। According to some references, the ratio carbon and nitrogen greater than 15। ये शुरू का जो फेज है आपका 3 से 6 हफ्ते का, वहां पे हम 15 तक का रखेंगे अपना कार्बन सोर्स का रेशियो जब हम अपनी वाटर प्रिपरेशन करेंगे। कीप 10 कंसंट्रेशन इन वाटर एट लो लेवल, और कोशिश करने की जो हमारा 10 का लेवल है वो लो लेवल पे रहे, अदरवाइज वो स्पाइक होगा तो बहुत तेजी से स्पाइक होता है। In aquaculture model, biofloc particles include bacteria sticking with other organism and organic particles। तो जब हमारा फ्लॉक बनने लगेगा तो आप देखेंगे कि जो टैंक की चारों तरफ की दीवारें हैं वहां पर आपको मिलेगा, जो आपके एयर ऑक्सी ट्यूब है वहां पर होगा, जो आपके पाइप्स हैं वहां पर होगा, जो आपकी सरफेस है वहां पर होगा। पानी में नहीं मिलेगा ये आपको। पानी में क्यों मिलता है कि जो हम एरिएट कर रहे हैं वो उसकी मिक्सिंग करता रहता है, ठीक है। Biofloc particles that range from 0.1 to several mm are the source of food supplying protein for farmed fish and shrimp। तो इतना छोटा 0.1 से लेके मिलीमीटर तक का उसका है और सिंगल सेल प्रोटीन है। जो भी आप कल्चर कर रहे हैं, अपना फिश कर रहे हैं, चाहे तिलापिया है, सिंगी है, पाबदा है, सोली है, श्रिम्प में है, प्रॉन में है, जो भी कल्चर कर रहे हैं उसको एक एडिशनल फीडिंग सोर्स देता है। नाइट्रिफिकेशन कन्वर्ट्स टैन इनटू नाइट्रेट। जब आपका शुरू का टाइम में हम वाटर प्रिपरेशन करेंगे तो उस टाइम पे घबराने का जरूरत नहीं है। पहले आपका अमोनिया बढ़ेगा, उसके बाद आपका नाइट्राइट बढ़ेगा, फिर नाइट्रेट बढ़ेगा। तीसरे से चौथे हफ्ते में जाके सब आपके 0-0 हो जाएंगे बिफोर स्टॉकिंग द सीड। In this transformation process, in the first step, tan is transformed into nitrite। नाइट्राइट जो है आपका NO2 से डिनोट करते हैं और ये ज्यादा टॉक्सिक है। नाइट्राइट के बाद उसको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट में NO3 जो टॉक्सिक नहीं है। ये दोनों स्टेप के लिए जो जरूरी है वो आपका बैक्टीरिया और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपका मस्ट है, एनवायरनमेंट में होना ही चाहिए। To reduce ammonia, NH3 and nitrite, the fastest method is to change water। ये सबसे पुरानी टेक्निक है कि जब भी इनको कंट्रोल करना होता है कि पानी को चेंज कर दो, पर अब वो सजेस्टेड नहीं करते। When water cannot be changed, supplement of organic carbon to farming pond is necessary। तो तब हम क्या करते हैं कि गुड प्रोबायोटिक कार्बन सोर्स वो देते हैं।
उसका काम क्या होता है कि वो अमोनिया को डाइजेस्ट करता है। शुगर एंड मोलासेस आर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन फॉर वाटर इन पॉन्ड्स, also sufficient oxygen supporting activates of anaerobic bacteria. Stable pH and densities algal bacteria must also be ensured. तो pH, टेम्परेचर, एल्कलिनिटी ये सब आपकी आइडियल होनी चाहिए एक बायोफ्लॉक फार्म को अच्छा चलाने के लिए, और स्टॉकिंग भी आपकी उतनी प्रॉपर होना चाहिए। तो जब भी आप बायोफ्लॉक करें, वाटर पैरामीटर आपके टिक पे होने चाहिए। वो सब चीजें आपको पता चलना चाहिए, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए, उन सब चीजों को समझ के फिर आप अपना कल्चर ठीक से प्लान करें। जब आप अपना ये नेक्स्ट में मैं आपको कवर करूंगा, मोटा मोटा दे देता हूं। इस तरह से आपका ये वाटर साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल काम करता है। देखो किस तरह से वो नॉर्मलाइज उसकी वैल्यूज हो रही है। ये आपका नाइट्रोजन साइकिल है। इस तरह का आपका आइम ऑफ कौन आएगा, ये वाला। यहाँ पे देखो ये जितना भी है नीचे सारा ये फ्लॉक है, पानी की क्वालिटी को भी मेंटेन करेगा और आपके जो भी एक्वाटिक एनिमल्स है उसके लिए एक एडिशनल फूड सोर्स भी देगा। ये आपका बायोफ्लॉक है। नॉर्मल प्रोसेस आपकी अमोनिया से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट और यहाँ से नाइट्रोजन। हमारे बायोफ्लॉक में अमोनिया यहाँ से कन्वर्ट होके एरिएशन और कार्बन सोर्स और ये आ जाता है। तो ये सब चीजें मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा। और ये आपका 10 टोटल अमोनिया नाइट्रोजन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड पीएच। तो ये कुछ आइडियल रेंज है 7, 7.5, 8, 8.2। तो ये देखो आपका अगर पीएच ठीक है तो 0.5 तक भी जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7.5 अगर 1 में है कोई दिक्कत नहीं है। 2 अगर आपका 10 है, 7 आपका पीएच है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इन सब चीजों को समझेंगे, कोरिलेट करेंगे और तब हम अपना वाटर प्रिपरेशन पे जाएंगे। बायोफ्लॉक टोटल सस्पेंडेड सॉलिड फ्रेश वाटर में 500 होना चाहिए, सॉल्ट वाटर में एक अलग है। सस्पेंडेड सॉलिड जिसे आप फ्लॉक बोल रहे हैं फिश में लेस देन इक्वल टू 25 मिलीग्राम पर लीटर चल जाता है, क्योंकि वो फिल्टर फीडर फिशेज हैं उनको नहीं होता है। पर श्रिम्प एक सफिस्टिकेटेड एनिमल है, तो लेस देन इज इक्वल टू 15 मिलीग्राम पर लीटर सफिशिएंट है, उससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, कुछ डाउट होंगे, कुछ कंसर्न होंगे तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, कॉल करना होगा कॉल कर सकते हैं, वहां पे मैं रिस्पॉन्स करूंगा। नेक्स्ट सेशन के लिए मैं आपको टाइमिंग दे दूंगा। अगर आपका कोई सजेस्टेड शेड्यूल है वो आप मुझे बता देंगे, उसके अकॉर्डिंग हम